औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे थे, स्ट्रेटजी वाला। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की, और जो लास्ट स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी थी। आज के लेक्चर में हम उससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के अलावा कौन सी स्ट्रेटजी हमारे पास होती है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है रिन्यूअल स्ट्रेटजीज़। रिन्यूअल स्ट्रेटजीज़ क्या है कि बिल्कुल कोई नई चीज़ हम लेके आना चाह रहे हैं, या पुरानी चीज़ को हम नए जो है शिफ्ट करना चाह रहे हैं, नया उसमें एडिशन करना चाह रहे हैं। तो रिन्यूअल स्ट्रेटजीज़ के बारे में है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू काउंटर ऑर्गेनाइजेशन वीकनेसेस दैट आर लीडिंग टू परफॉर्मेंस डिक्लाइंस। कि आप क्या करते हो कि जो आपकी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट में या सर्विस में जो वीकनेसेस हैं उनको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो, क्योंकि उन वीकनेसेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस लो हो रही थी और आप उसको बेहतर करने की तरफ जा रहे हो। तो इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या क्या आ जाती है, एक रिट्रेंचमेंट आ जाता है, एक टर्न अराउंड। रिट्रेंचमेंट क्या चीज़ है? फोकसिंग ऑफ एलिमिनेटिंग नॉन क्रिटिकल वीकनेसेस एंड रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ्स टू ओवरकम करंट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। में आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करते हो रिट्रेंचमेंट के अंदर कि आप कोशिश कर रहे होते हो नॉन क्रिटिकल वीकनेसेस जो हैं और जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस लो हो रही है उनको आप साइड पे करना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाह रहे हो, और जितनी भी स्ट्रेंथ्स है आप उनको बेहतर करना चाह रहे हो ताकि उनमें बेहतरी आ सके और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है। इसके बाद टर्न अराउंड क्या है? एड्रेसिंग क्रिटिकल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स थ्रू द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एलिमिनेटिंग मेजर्स एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग सॉल्यूशंस। टर्न अराउंड में हम क्या करते हैं कि हम लॉन्ग रन जो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स उनको देखते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो ज़्यादा कॉस्ट भी बना रहे हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस को भी लो कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं और उनको आहिस्ता से जो है रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे जब चलते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारे पास कि हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसमें क्या है? मैनेजर्स मैनेज पोर्टफोलियो और कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस यूजिंग अ कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स सच एज द BCG मैट्रिक्स। अभी हम सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो टर्म यूज़ की जाती है कम्बिनेशन को। ठीक है। हम के मिक्सचर बना लेते हैं, हम कलेक्शन बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, मैनेजर पोर्टफोलियो जब मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है उन इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफाइन कर लेते हैं। इसके पोर्टफोलियो के बारे में ना हम इन्वेस्टमेंट का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। इसके बारे में एक बड़ा जो है मशहूर कहावत भी है, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिहाज से है वो कि आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को या अपने तमाम जो एग्स हैं वो एक ही बास्केट में ना रखो कि वो अगर एक ही दचका लगे वो सब के सब टूट जाएँ। इससे जो एनालिसिस होता है कि जो सबक मिलता है वो क्या है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी एक ही जगह पे ना लगाओ, आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। उसके लिहाज से BCG एनालिसिस होता है जो BCG मैट्रिक्स एनालिसिस के नाम से है, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स एनालिसिस है। ठीक है। इसमें क्या होता है? डेवलप द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये बोल्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया था। कंसिडर्स मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। इसमें दो चीज़ों के ऊपर इन्होंने एनालिसिस किया, एक तो मार्केट शेयर के लिहाज से और दूसरा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट के लिहाज से, कि एक कंपनी एक बिज़नेस किस लिहाज से ग्रो कर रहा है और वो उसका मार्केट शेयर क्या है। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की गई थी जो फर्म्स को डिफ़ाइन किया गया था, उनको क्लासीफाई किया गया था। उसमें सबसे पहले एक आ जाता है कैश कोज। कैश कोज वो कंपनी है जिनकी ग्रोथ रेट लो है, लो ग्रोथ रेट हाई मार्केट शेयर, लेकिन उनका सेम पॉइंट के ऊपर मार्केट शेयर जो है वो हाई होता है। ग्रोथ रेट लो होता है, परफॉर्मेंस उसकी लो है, लेकिन मार्केट शेयर जो हाई होता है उन्हें हम नाम देते हैं कैश कोज का। फिर स्टार्स हमारे पास आ जाते हैं। स्टार्स क्या है? हाई ग्रोथ रेट होता है इनका और हाई मार्केट शेयर होता है इनका। ठीक है। फिर इसके बाद हम कुछ फर्म्स को BCG के लिहाज से क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। क्वेश्चन मार्क्स क्या होते हैं? हाई ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर। इनका ग्रोथ रेट तो हाई होता है लेकिन जो मार्केट शेयर होता है इनका वो लो होता है। फिर उसके बाद कुछ फर्म्स को उनको डॉग्स का नाम दिया जाता है। डॉग्स क्या है? लो ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर के। इनकी तो परफॉर्मेंस भी लो होती है और ग्रोथ रेट भी लो होता है। अब इन चारों को जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ ड्रा किया जा रहा है। वो ग्राफ क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये देखें, एक तरफ जो है एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट गिवन है आपको वर्टिकली, लो टू हाई गिवन है। BCG मैट्रिक्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है।
अच्छा, और दूसरी तरफ जो है मार्केट शेयर गिवन है हाई टू लो। अब देखें जैसे कि पहला हमने बताया कैश कोज के ऊपर क्या होता है, ग्रोथ रेट लो होता है, ठीक है, और आपका मार्केट शेयर जो है वो हाई है, जैसे कि ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। लो ग्रोथ रेट है, हाई मार्केट शेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है डॉग्स में क्या है कि आपके पास दोनों चीज़ें जो हैं वो लो जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे डॉग्स है, आपका ग्रोथ रेट भी लो है, शो कर रहा है, और मार्केट शेयर भी लो शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्टार्स, हाई ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर, ये जो टॉप पे आपके पास शो है। अच्छा, इसके पास आपके पास क्या है कि स्टार्स में ग्रोथ रेट भी हाई है, ठीक है, और मार्केट शेयर भी हाई होता है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क्स में क्या है, ग्रोथ रेट जो है हाई है लेकिन आपका मार्केट शेयर लो होता है। ये मार्केट की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उसके लिहाज से एक्सप्लेन किया गया BCG मॉडल, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ क्या है। देखिए जहाँ पे भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके आसपास आपके कंपेटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं। आपने ये देखना है कि आप किस तरह से उनसे कम्पीट करते हैं और आप उनसे जो है वो कंपटीशन विन करते हैं, उसके लिहाज से आपने स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है, ठीक है। कहते हैं कंपेटिटिव स्ट्रेटजी फिर है क्या, स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कम्पीट इन ईच ऑफ इट्स SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, कि किस तरह से कितनी अच्छी से एक बिज़नेस अपने बिजनेस यूनिट्स के आसपास जो उसके कंपेटिटर्स हैं उनमें कम्पीट कर सकती है और वो कंपेटिटिव एज पे आ सकती है। हर फर्म की ये कोशिश होती है और वो इसमें जो है काम कर रही होती है। अब इसमें हम कहते हैं कि रोल ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि एक पार्टी को, एक बंदे को, एक कंपटीशन के अंदर बिजनेस किस तरह से अपर हैंड आता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशंस डिस्टिंक्टिव कंपेटिटिव एज। हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी तमाम कंपेटिटर्स से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब उसको कोई ऐसा एज हासिल है कि वो उसकी कंपेटिटिव एज के तौर पे काम कर रहा है, एडवांटेज के तौर पे काम कर रहा है। इससे क्या होता है कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती जाती है। अब इसमें बात करते हैं कि कौन सा वो फीचर हो सकता है, क्वालिटी एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज, डिफ्रेंशिएट द फर्म फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स। देखिए अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपके कंपेटिटर्स के लिहाज से वो कंपेटिटिव एज पे है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई कंपेटिटर उसके करीब ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपकी बिज़नेस जो है वो अच्छा जा रहा है, स्टॉर्स में जा रहा है, हाई ग्रोथ भी होगा, हाई शेयर भी होगा आपका, ठीक है। उससे क्या होता है, कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, इससे आपको और भी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी जो है रिप्रेजेंट्स द कंपनीज फोकस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट टू अचीव कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट एंड मीट कस्टमर डिमांड फॉर क्वालिटी। अब इसमें ये फर्म्स जो होती हैं जो कंपेटिटिव एज पे है क्वालिटी के लिहाज से, कि कॉन्टीन्यूसली फोकस कर रही होती हैं कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव से इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है, ताकि कोई भी कस्टमर आपके कंपेटिटर्स की तरफ शिफ्ट ही ना करे। जितनी भी कस्टमर्स की डिमांड होती है क्वालिटी के लिहाज से, वो कंपनी उसको फुलफिल कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद है द रोल ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज में कुछ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक कंपनी के पास अगर एक कंपेटिटिव एज है, एडवांटेज है, तो वो कब तक उसको जो है वो सस्टेन कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, ठीक है। कंटिन्यू अवर टाइम टू इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज एंड डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट्स एज अवर इंडस्ट्री कंपेटिटिव। देखिए एक क्वालिटी को अचीव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर एक कंपनी एक दफ़ा अचीव कर लेती है, जो सबसे मुश्किल काम है उस कंपेटिटिव एज को, उस क्वालिटी को मेंटेन करना होता है कॉन्टीन्यूसली, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये कंपनी को इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर, कि जो क्वालिटी एक दफ़ा मेंटेन हो चुकी है उसको आगे स्टेबल रखना है, चेंज नहीं करना, ठीक है। अब आपके पास एक 5 फोर्सेस मॉडल है, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि 5 फोर्सेस मॉडल क्या होता है किसी भी कंपटीशन के अंदर। तो 5 फोर्सेस मॉडल में हम क्या करते हैं कि न्यू एंट्रेंस होती है हमारे पास, ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस होता है, ठीक है। उसके बाद बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स होती है। इस चैप्टर के ऊपर मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा आपको, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूँ। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री क्या थी, द
is a difficulty with which new competitors can enter an industry, threat of substitute, the extent to which switching cost and brand loyalty affect the livelihood of customers adopting substitute products and services, bargaining power of buyers, the degree to which buyers have the market strength to hold sway over and influence competitors in industry. ये काफ़ी डिटेल में हम लोग ये चीज़ें कर चुके हैं पहले. Bargaining power of suppliers, the relative number of buyers to suppliers and threats from substitute and new entrants affect the buyer-supply relationship. Current rivalry, intensity among rivals increases when industry growth rates slow, demand falls and product prices descend. ये हम लोग बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट जो है इसके बारे में बात की. और हम आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो कि आप कॉस्ट के लिहाज से अपने कंपटीशन में सबसे ऊपर चले जाते हो. क्या होती है ये? सीकिंग टू अटेन द लोएस्ट टोटल ओवरऑल कॉस्ट रिलेटिव टू अदर इंडस्ट्री कंपेटिटिव. आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर बात करते हो, आप ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो जिसकी कॉस्ट बिल्कुल लो होती है, जो अफोर्डेबल होती है सबके लिए, ठीक है. फिर उसके बाद आप आ जाते हो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कि आप कुछ ऐसा बना रहे हो कि जो अपने कंपेटिटर्स के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे आईफोन की बात करें हम लोग, एप्पल ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर थे उनके और जो उनकी प्रोडक्ट थी बिल्कुल यूनिक थी बाकियों के लिहाज से, और इसलिए ये अभी तक जो है मार्केट के ऊपर टॉप पे जा रही है, बिजनेस कर रही है अच्छा वाला. ये इनकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी थी. जो भी नया फीचर्स लेके आते हैं वो अपनी दूसरे कंपेटिटर्स से बिल्कुल मुख्तलिफ लेके आते हैं. फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है? यूजिंग अ कॉस्ट और डिफरेंशिएशन एडवांटेज टू एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट रेदर देन अ लार्जर मार्केट. इसमें सिर्फ एक खास मार्केट के ऊपर सेगमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, उसमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जाता है, ठीक है. इसके बाद स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हो. जब कोई नई चीज़ करना पड़ती है आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, उसको चेंज कर लेते हो. न्यू डायरेक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज. ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जैसे चल रहा है आजकल भी बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं. कस्टमर सर्विस इनोवेशन, ये चीज़ें आप इन्वॉल्व करते हो इसके अंदर, ठीक है. अब क्रिएटिंग स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? नो व्हाट्स हैपनिंग विद स्ट्रेटजीज करंटली बीइंग यूज्ड बाय मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिजल्ट्स. आप कंटिन्यूसली देख रहे होते हो कि जो स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई किए उनके रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं और उनको इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है. इनकरेज एम्प्लॉइज टू बी ओपन अबाउट डिस्क्लोजिंग एंड शेयरिंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन. आप इनकरेज करते हो एम्प्लॉइज़ को कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी डिस्क्लोज किए जाएँ, वो भी बताए जाएँ, ताकि आने वाले वक्त में उनको इम्प्रूव किया जा सके. गेट न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आप बाहर से भी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो, आइडियाज़ ले रहे होते हो इम्प्रूव करने के लिए. हैव मल्टीपल अल्टरनेटिव्स व्हेन मेकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजंस. आप मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स भी बना रहे होते हो जब डिसीजंस ले रहे होते हैं कि कौन सा सूटेबल है, फिर उसको अप्लाई कर देते हो. आप अपने मिस्टेक्स से सीख रहे होते हो, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. स्ट्रेटजी फॉर अप्लाइंग ई बिजनेस टेक्निक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आजकल चल रहा है, उसमें कौन कौन सी आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हो? को लीडरशिप, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, बिडिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग. जैसे कि आजकल कोरोना की वजह से चल रहा है कि आपका बिजनेस ज़्यादातर ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें आप कॉस्ट लीडरशिप के लिहाज से अप्लाई करते हो, ठीक है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हो. डिफरेंशिएशन क्या है? इंटरनेट बेस्ड नॉलेज सिस्टम, ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड कस्टमर सर्विस. आप बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उनसे एक डिफरेंस पे आते हो, एक नई चीज़ लेके आते हो. फोकस चैट रूम्स एंड डिस्कशन बोर्ड्स, टारगेट वेबसाइट्स. आप इस तरह की वेबसाइट बनाते हो जहाँ पे कस्टमर आपसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, सजेशन दे सकता है. कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजीज बनाते हो, गिविंग द कस्टमर व्हाट दे वांट, वही कुछ देते हो जो कस्टमर डिमांड करता है. कम्युनिकेटिव इफेक्टिवली विद देम, आप उनके साथ बातचीत करते हो, मैसेज डिलीवर कर सकते हो. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, आप उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे होते हो ऑनलाइन. इनोवेशन स्ट्रेटजीज में क्या चीज़ आ जाती है? फिर पॉसिबल इवेंट्स, रेडिकल ब्रेक थ्रू इन प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू न्यू यूज़. आप जो कुछ भी आपके पास पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इनोवेशन के लिहाज से, वो आप अप्लाई कर देते हो उसके ऊपर बेहतरी के लिए. स्ट्रेटजिक डिसीजंस अबाउट इनोवेशन. अब आप नई चीज़ें लेके आना जो इनोवेशन है उसके लिए रिसर्च करते हो, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हो और इनोवेशन प्रोसेस अप्लाई करते हो, ठीक है. फिर इसके बाद आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आए फर्स्ट मूवर, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स अ प्रोडक्ट इनोवेशन टू मार्केट आ यूजर न्यू प्रोसेस इनोवेशन. फर्स्ट मूवर वो जो सबसे पहले कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं. अब हम कहते हैं कि वो डोमिनेट कर रहे होते हैं कंपटीशन को और उनके लिए भी कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कि एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है. किस तरह से द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपके पास शो हो रहे हैं. एडवांटेजेस क्या है? रेपुटेशन फॉर बीइंग इनोवेटिव एंड इंडस्ट्री लीडर, कॉस्ट एंड लर्निंग बेनिफिट्स, कंट्रोल ओवर स्carce resources and keeping competitors from having access to them, opportunity to begin building customer relations and customer loyalty. और साथ ही इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अनसर्टेनिटी अबाउट एग्जैक्ट डायरेक्शन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट विल गो, रिस्क ऑफ competitors
इमिटेटिंग इनोवेशंस, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटजिक रिस्क, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट। हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट मूवर के पास जहाँ पे एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी साथ होते हैं कि हो सकता है वो जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल, मतलब कि उसको कस्टमर्स एक्सेप्ट ही ना कर रहे हो। तो ये कुछ बात हम करते हैं टर्म्स टू नो। अब ये ओवरऑल इस पूरे चैप्टर के लिहाज से जो बातें जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आप उनकी शॉर्ट समरी है कि ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। सारी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।